नमस्ते एवरीवन। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट के बारे में, दैट इज एनआईएसएम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट। बेसिकली ये टॉपिक वापस से निकल के इसलिए आ रहा है क्योंकि कहीं जाके हमारा जो एनआईएसएम सीरीज 15 है ये प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज हो गया है। और लास्ट ईयर जो सर्कुलर आया था सेबी का, उसके हिसाब से जो भी रिसर्च एनालिस्ट के पास जो एम्प्लॉयड लोग हैं, मतलब या तो फिर कॉर्पोरेट रिसर्च एनालिस्ट हो सकते हैं या इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट है, उनके पास जो भी एम्प्लॉयड है, या तो वो रिसर्च रिपोर्ट बनाते हो, या तो वो क्लाइंट इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो, या तो वो कंप्लायंस टीम में इन्वॉल्व है, लेकिन इन सभी को जो है एनआईएसएम सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट जो है एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है। अभी ये एग्जाम कब तक क्लियर करनी है, तो एज पर रेगुलेशन ये एग्जाम जो है, रेगुलेशन मतलब एज पर सर्कुलर जो है ये एग्जाम 2026 जून तक आपको रेडी करके, मतलब क्लियर करके रेडी होना है। मतलब जितने भी रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेटेड फील्ड में आ रहे हैं, दैट इज रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस लेके बैठे हुए, उन सभी को अपने कैंडिडेट्स को रिसर्च एनालिस्ट जो वो एग्जाम दे के रेडी रखना है, तभी जाके ये लोग आगे जाके इनके साथ एसोसिएटेड रह सकते हैं। अभी ऐसे हुआ था कि जब ही नवंबर 2025 में एनआईएसएम का जो रिसर्च एनालिस्ट का पेपर जो चेंज होने वाला है, इसके लिए वर्कबुक में जो चेंजेस हुए थे और वर्कबुक जो है वो अपडेट हुआ था, तब से जाके हम हमारे स्टूडेंट्स जो भी एनरोल कर रहे हैं, और जैसे हमारे यूट्यूब पे वीडियोस आते रहते हैं, वहां पे हम हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर ही रहे थे, हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्म कर रहे थे कि आप ये एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि वहां पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ एडिशनल चैप्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन यस, सभी लोग तो ये नहीं कर सकते हैं, अपने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, तो वो हिसाब से जो है लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हमारे पास कर चुके, लेकिन बहुत सारे लोगों का भी बाकी भी है। तो यहाँ पे इसलिए आज हमारे साथ जो है संदीप जी हैं। संदीप जी इंदौर से है, मतलब आई थिंक बेसिकली संदीप जी महाराष्ट्र से है, तो अपना बैकग्राउंड और अपना जो काम वो कर रहे हैं इसके बारे में तो वो अपना इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, डिस्कस करेंगे हम उसके बारे में। लेकिन संदीप जी का एक बेस्ट पार्ट ये है कि संदीप जी ने ये जो नया पैटर्न हुआ है एग्जाम का, उसके साथ एग्जाम दे के फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप जी वंस अगेन। एंड आई जस्ट वांट टू नो योर एंटायर जर्नी, कि ये, क्योंकि ये जर्नी ही होगी ये सबके लिए, जिनके एग्जाम निकल नहीं रही है उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। तो आज आप एज अ गाइडिंग फोर्स के हिसाब से हमारे ऑडियंस के लिए यहाँ पे आज है, तो सबको आप हेल्प करेंगे एग्जैक्टली ये एग्जाम की जर्नी कैसे क्लियर करनी है। लेकिन इसके पहले आप हमें बताइए कि आपका एक बैकग्राउंड दे दीजिए, आप आपका एक एजुकेशन का बैकग्राउंड, आप कहाँ से आते हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जो है आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को। नमस्ते नमस्ते, मेरा नाम है संदीप पुजारे। हम्म। बेसिकली मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ और अभी इंदौर में हूँ। तो मैं इंदौर में एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर काम करता हूँ। एनजे फर्म से मेरा रजिस्ट्रेशन है और एज अ ऑथराइज पर्सन मैं शेर खान लिमिटेड के लिए काम करता हूँ एज अ सब ब्रोकर। ये और यहाँ पे इंदौर में मेरी स्टॉक मार्केट एकेडमी करके ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेता हूँ। वेरी या ये मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है और बेसिकली मेरा एजुकेशन जो है वो फार्मा फील्ड से है। ओ, फार्मा, या अच्छा। और मेरी मेरी जो मतलब प्रोफेशनल लाइफ की स्टार्टिंग जो होगी, और 15 साल मैंने फार्मा फील्ड में काम किया था और उसके बाद 3-4 साल से मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया हूँ एज अ फाइनेंस सेक्टर में। अच्छा, तो आपको फाइनेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू फाइनेंस फार्मा? हाँ मतलब दोनों दो मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज हो गया। एक 15 साल काम का करने के बाद एक फील्ड में उसको चेंज करना, मतलब बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। बट मुझे ये काम में अच्छा लगता था पहले से, तो मैंने बोला कि इसको फुल टाइम करियर बनाना है, तो मैं इस फील्ड में आ गया। ऐसे बहुत है हमारे, मतलब हम आए दिन ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं जिनको अपना करियर चेंज करके फाइनेंस में आना है, और इन्वेस्टिंग की जर्नी करते करते जो है अभी वो फुल फ्लेज फाइनेंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में है, या तो फिर खुद को अपने आप को एज ए रिसर्च एनालिस्ट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऐसे भी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड मूव, क्योंकि आप और अपने अभी कितने साल दिए हैं फाइनेंस को, मतलब ये फुल फ्लेज आप जब वो फॉलो करें तो कितने साल हो गए? मैं 3 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। अच्छा, तो बेसिकली आप स्टार्ट, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाते हैं?
टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ाता हूँ अच्छा। और उसके साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की जर्नी मेरी अभी स्टार्ट हो गई, मतलब 1 साल पहले। ओके। 3 साल लगातार टेक्निकल पे मैंने काम किया, टेक्निकल एनालिसिस। और यहाँ पे मैं ऑफलाइन लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आपने एग्जाम देने के बारे में क्यों सोचा है? एक्चुअली मैम, जो NISM 15 सीरीज है, रिसर्च एनालिस्ट, हम्म। फील्ड में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक गोल कुछ तो बनाना चाहिए, और मैंने गोल बना लिया है कि मुझे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना है और इस जर्नी में आगे जाना है। ओके। तो जो भी प्रोफेशनल तरीके से काम इस फील्ड में कर सकूं, हम्म। तो मुझे आगे बढ़ाना है। और एक नॉलेज गेन करने के लिए ये सबसे बढ़िया मुझे मतलब लगा कि यहाँ से हो सकता है। तो मैंने इसके बारे में सोचा कि मैं रिसर्च एनालिस्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। आपने क्या नवंबर के पहले का जो हमारा वर्कबुक था और अभी का जो वर्कबुक है, मतलब नवंबर 2025 के बाद का वर्कबुक है, आपने क्या वो वर्कबुक देखा था, पहले वाला वर्कबुक? यस यस मैम। तो आपको क्या यहाँ पे फर्क लग रहा है? अभी का जो नया पैटर्न है, जिसमें मैंने एग्जाम क्लियर किया, वहां पे मेजर चेंजेस है वो है टेक्निकल एनालिसिस को ऐड किया है। जो पहले मतलब 10% भी पार्ट नहीं था, तो हम्म। अब इसका वेटेज बढ़ गया है। तो ये 15 मार्क्स का हो गया है। हाँ। यस 15 मार्क टेक्निकल एनालिसिस है। और इसकी वजह से अभी टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, हम्म। ऐसे दोनों को वेटेज मतलब अभी थोड़ा सा सेम लग रहा है। जो पहले 90% से ज्यादा तो फंडामेंटल पे ही था। यस यस। तो ये 90 क्या मतलब टेक्निकल के एक या दो क्वेश्चन आया करते थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट्स इट। तो ये सबसे बड़ा चेंज मुझे लगा कि टेक्निकल प्लस फंडामेंटल अभी दोनों को पढ़ना पड़ेगा। ये तो मतलब पक्का ही, अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो। करेक्ट करेक्ट। लेकिन आपको क्या लगता है नए पैटर्न के साथ जब भी आपने एग्जाम दी है तो डिफिकल्टी लेवल कितनी है? आपने पहले तो एग्जाम दी नहीं है, तो वो तो ऐसा ये वाला क्वेश्चन भी इतना ज्यादा ये नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल एग्जाम की अगर आप डिफिकल्टी देखते हैं तो आपको कैसे लगता है कि मतलब कितने लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए या कितने दिन का आपका प्रिपरेशन हुआ है? मैम, जो नया पैटर्न है, मुझे मतलब मैंने पुराना वाला एग्जाम तो नहीं दिया, बट मैंने उसका प्रिपरेशन किया था और यही सुना था कि टिपिकल केस स्टडी, इस पे ज्यादा कंसंट्रेशन है। और नया में टेक्निकल आने के बाद ये कम हो जाएगा या ऐसा मतलब लगा था, बट एक्चुअली ऐसी नहीं है। थ्योरेटिकल पे थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और केस स्टडी। अब वेटेज देखेंगे तो एग्जाम में मतलब 35% हर एक सेक्शन को दिया है। ना ही आप थ्योरेटिकल टेक्निकल पढ़ा है तो फिर सिर्फ टेक्निकल का था, तो न्यूमेरिकल का भी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। और केस स्टडी तो ज्यादा मतलब बढ़ गई है, तो उसमें केस स्टडी अभी 20 मार्क्स की आ गई है, मतलब अभी ओवरऑल कितनी, 5 केस स्टडी हो गई, करेक्ट? यस। अच्छा। तो 5 केस स्टडीज कैसे डिवाइडेड है? अगर अभी आपको जो एग्जाम आया था उसमें 5 केस स्टडीज जो है वो कौन से चैप्टर से आई होगी? केस स्टडी में मैं टेक्निकल एनालिसिस पे एक केस स्टडी थी, ओके। टेक्निकल। उसके बाद बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, मतलब मतलब चैप्टर नंबर 8 कंपनी एनालिसिस पे आ गई, यस। चैप्टर नंबर 10 पे थी, वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स, राइट। वैल्यूएशन प्रिंसिपल, उस पे भी थी। और चैप्टर नंबर 8 पे 2 केस स्टडी थे एक्चुअली। अच्छा, ओके। अच्छा। तो मतलब चैप्टर नंबर 8 का वेटेज जो है वो भले ही एग्जाम में कम हो गया है थोड़ा, क्योंकि अगर आप अगर पैटर्न देखते हैं, मार्क्स का जो पैटर्न बाइफर्केशन उन्होंने दिया हुआ है स्टार्टिंग में वर्कबुक में, उन्होंने उनका वेटेज कम किया है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, सॉरी, केस स्टडीज में उन्होंने अगर 8 मार्क की केस स्टडी अगर चैप्टर 8 की है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो है ही, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तो आपको एग्जाम में आए होंगे। मैम, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन और केस स्टडी जो वेटेज है वो पूरा उसी को दिया है इस चैप्टर के लिए। तो और हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पूछा जाता है कि क्या केस स्टडीज बढ़ गई है या टेक्निकल का वेटेज बढ़ गया है, तो क्या हम न्यूमेरिकल को इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल। अच्छा। न्यूमेरिकल को इग्नोर करना मतलब आपका वो जो न्यूमेरिकल का पार्ट है उसको आपको करना ही करना है। और एक मैंने चीज नोटिस की, थियोरेटिकल क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है।
ऐसा लगता है कि सिमिलरिटी आंसर में बहुत ज्यादा होती है, और लगता है कि ये सही है कि ये सही है। बट न्यूमेरिकल के बारे में वो नहीं होता है। आपने एक फार्मूला डाला, बस उसके हिसाब से आप नंबर डालते गए, आंसर आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस जो रहता है वो थियोरेटिकल में नहीं रहता है। तो न्यूमेरिकल को हम छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं ये कर तो हमारा, हाँ, ये तो हमारा बेसिक ही स्टार्टिंग से ही मैं बोलते आई हूँ कि न्यूमेरिकल को तो आप मत छोड़िए करके। लेकिन फिर भी जो हमें अप्रोच करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उनका सबका वही डर रहता है कि न्यूमेरिकल अगर हम नहीं करेंगे और सिर्फ थियोरी के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, और क्योंकि ज्यादातर लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि जो रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, जो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स मार्केट में हैं, वो लोग सारे टेक्निकल, अगर सेबी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उनको भी अभी जाके इवेंचुअली सेबी का लाइसेंस लेने के लिए एनएसएम क्लियर करनी है। तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि चलो भाई 15 मार्क का टेक्निकल आ गया है तो क्या हम न्यूमेरिकल स्किप कर ले। नहीं नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि और टेक्निकल का थोड़ा सा नॉलेज, टेक्निकल का नॉलेज होना, मैं भी टेक्निकल पढ़ाता हूँ, बट टेक्निकल को नॉलेज होना और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना, ये दोनों में अंतर है। यस, वो भी तो है। हाँ, तो ये मतलब टेक्निकल अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो चलो इससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा टेक्निकल। क्योंकि उसको, हाँ, उसका जो फंडामेंटल्स है या तो फिर उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है टेक्निकल के, उसके ऊपर हम काम करना, हमें मतलब हमने देखा है कि टेक्निकल के सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं, हर एक के अपने एक इंडिकेटर्स होते हैं, उसको यूज करते हुए जो है वो टेक्निकल एनालिस्ट अपना जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता है या इनिशिएट करता है। और यहाँ पे जो मांगा गया है वो अलग है। तो एग्जैक्टली चैप्टर नंबर 15 टेक्निकल से क्या एक्सपेक्ट किया गया है, मतलब एग्जैक्टली क्या क्या चीजें वहां पे है। मैम देखिए, टेक्निकल के बारे में जैसे मैं बोलूँ कि टेक्निकल में सबको पता है कि ये कैनेस्टिक पैटर्न हैमर है, तो स्ट्रक्चर से हर कोई बता पाएगा हाँ ये हैमर है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। हाँ। बट एक्चुअली आप उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आएगा ना, हम्म तो एक्चुअली इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? हम्म हम्म हम्म, हम्म, के लिए क्या है कि आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हाँ ये ऐसा केस है, तो इस केस में क्या हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मुझे थोड़ा सा उसके बारे में पता है तो मैं कर सकता हूँ। मैं एक क्वेश्चन ही आप केस स्टडी का क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहूंगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सोचा कि मतलब एक प्राइस रेंज दिया हुआ है कि प्राइस 800 टू 1000, इस रेंज में मतलब प्राइस ट्रेंड है अभी, और प्राइस बना रहा है हायर हाई हायर लो। हम्म हम्म ये गेस्ट स्टडी का सेंटेंस है। क्वेश्चन क्या था कि हम्म 800 टू 1000 ये प्राइस रेंज क्या है। तो जब भी हम हम्म रेंज देखते हैं तो टेक्निकल अगर पता भी होगा तो लोग बोलेंगे कि ये प्राइस रेंज दिया है तो ये प्राइस बाउंड है, मतलब रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। बट वहां पे तो हायर हाई हायर लो बना रहे हो, हायर हाई हायर लो का बनते हैं जब प्राइस अप ट्रेंड में। राइट। यस। तो तो ये क्लियरिटी, इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये ट्रेंड कौन सा बताया गया है। तो जस्ट मुझे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड पता है तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा जब तक मैं उसको अच्छे से समझना। ओके। टेक्निकल को भी बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। ओके। और थियोरिटिकल मतलब टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन इसकी थियोरी समझना जरूरी है। यस, बिल्कुल। ऑन पेपर जब भी हम करते हैं या एक्चुअल ट्रेड करते हैं, उससे जाके ये वाली जो चीजें अलग, जैसे हम डेरिवेटिव्स के बारे में भी बोलते हैं, जब हम डेरिवेटिव्स पढ़ाते हैं और हम कॉमन इक्विटी डेरिवेटिव की एग्जाम देते हैं या कॉमन डेरिवेटिव्स की एग्जाम देते हैं, तभी वो चीज ऑन पेपर अलग होती है। जो प्रॉफिट आपको ऑन पेपर दिखता है वो एक्चुअली मार्केट में जब भी डेरिवेटिव्स या उसके ऑप्शंस जब भी ट्रेड होते हैं वो अलग रहते हैं। उसके अलग अलग ग्रीक्स को सामने रखते हुए जो है, अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो ऑप्शन की प्राइस चेंज होती है। वैसे ही टेक्निकल में भी ऑन पेपर आपको दिखता होगा, थियोरी एक अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग है। तो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें इसको पढ़ना है, और जितना भी प्रैक्टिकल आपका नॉलेज है उसको आपको अप्लाई करना है, लेकिन उतना टाइम भी होना चाहिए। तो मुझे अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है कि आपको क्या लगता है अभी ये चेंज पैटर्न में जो 2 घंटे का टाइम है ये सफिशियंट है या कम पड़ रहा है, या आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे हेल्प करेगा। बिल्कुल मैम, टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल और केस स्टडी है, और केस स्टडी में टाइम ज्यादा ज्यादा है। ज्यादा है। यस, यू हैव टू रीड दैट केस। हाँ।
मैंने जो ट्रिक यूज की वो मुझे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब भी मैंने मतलब स्टार्ट किया तो हम्म। मैंने थ्योरेटिकल जो भी मतलब मुझे क्विक आंसर आएंगे उसको मैंने पहले सॉल्व किया। और मेरा ट्राई ये किया कि 45 to 50 मिनट में मुझे कुछ भी करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद जो टाइम ज्यादा मिलेगा वहां पे मैं केस स्टडी या न्यूमेरिकल में ज्यादा टाइम दे दूं। और वहां पे मतलब साइकोलॉजी कोई चेंज नहीं होगी या इस तरह से मैंने किया। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी न्यूमेरिकल में हम लटक गए एक क्वेश्चन में तो बहुत सारा टाइम जाता है और बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो इजी थे वो भी आप नहीं कर पाओगे। तो करेक्ट। मैंने पहले जो मुझे लगा कि 10 सेकंड के अंदर जो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ उसको मैंने पहले किया। फिर खत्म करिए। ये तो 50-50 जो लग रहा था उसको बाद में टाइम दे दिया। तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप केस स्टडी में 10-15 मिनट अगर उसमें उसमें उलझ गए तो आपके लिए डिफिकल्टी आ सकती है टाइम मैनेजमेंट। तो मेरे लिए न्यूमेरिकल के लिए, जैसे आपने कहा कि न्यूमेरिकल में टाइम जा रहा है, तो न्यूमेरिकल का टाइम आप बचा सकते हैं बाय डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जहां तक मुझे पता है आपने हमारा कोर्स लेने के बाद थोड़ा थोड़ा जल्दी एग्जाम दी है। मतलब हम जैसे बोलते हैं कि जस्टिफाई कीजिए हमारे कोर्स को, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। मुझे लगता है वहां पे आपको थोड़ा सा वक्त कम मिला था कि आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दी थी। ऑनेस्टली बताइए। मैम 1 महीने पहले ही मैंने मतलब स्टडी स्टार्ट किया था। मतलब करेक्ट। एक महीने में। और उसके बाद में थोड़ा सा टेक्निकल आ गया तो लगता है ना कि यार टेक्निकल है मुझे। थोड़ा रिलैक्स हो गए, हाँ। 15 मार्क हमारे हाथ में है, हाँ। हाँ तो ये हो जाएगा। हाँ। बट 1 महीना प्रिपरेशन करने के बाद मुझे मतलब जो लगा कि जो भी मैंने न्यूमेरिकल किए थे और सबसे बढ़िया बात मुझे आपके कोर्स में लगे कि जो मॉक टेस्ट है मतलब यहाँ पे पूरा ना अनस्ट्रक्चर है। मतलब कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर है नहीं कि ये आप इस तरीके से जाएंगे तो हो जाएगा। तो मुझे जो चीज चाहिए कि कहाँ पे फोकस करना चाहिए, न्यूमेरिकल पर कितना वेटेज देना चाहिए, केस स्टडी कैसे, और लास्ट में जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस था जो 11 टाइम करना था तो वो काम आएगी। कि न्यूमेरिकल हो कुछ भी हो फॉर्मूले अपने आप वो 3 बार 4 बार तो ऐसा नहीं लगा कि मैं उसके लिए सेपरेट टाइम दे रहा हूँ, वो अपने आप हो गया। तो जो मेरा मतलब मैं ये एग्जाम देने के बाद पहले ही लग रहा था कि मेरा बैकग्राउंड कुछ है नहीं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और मैं इसको कैसे करूं। Yes. तो मेरा रीजन ही ये था आपसे जुड़ने का क्योंकि मुझे वो केस स्टडी और न्यूमेरिकल उसका थोड़ा सा एक्सपोजर तो मैंने मतलब ज्वाइन किया था। और जैसे ही मैंने वीडियोस देखे और प्रैक्टिस किया तो वो सारी चीजें अपने आप मुझे लगा कि अब तो हो जाएगा। मतलब इजी लगने लगा था। और वो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस मतलब जो वहाँ पे कोर्स में जो मतलब जिस तरह से आपने डिजाइन किया है मैंने जस्ट उसी को फॉलो किया। ओके, मतलब आपने सिर्फ कोर्स स्ट्रक्चर ही, मतलब क्योंकि ये काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। मतलब हमने ध्यान में रखते हुए, जैसे मैं खुद पढ़ाई करती थी उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया कि भाई हर चैप्टर के अपने नोट्स होने चाहिए। उसके बाद हर चैप्टर के कुछ वीडियोस होने चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो होने चाहिए, ताकि वो चैप्टर के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझने चाहिए। उसके बाद केस स्टडीज, जैसे अभी तो और मतलब वेटेज बढ़ गया है। पहले ही हम लोग केस स्टडी करके चिल्ला रहे थे कि नहीं करो। और केस स्टडीज को जैसे स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि स्टूडेंट्स कंप्लीटली वो जो 8 मार्क है उसको देखते ही नहीं थे। जबकि हमारी स्ट्रेटेजी है कि एटलीस्ट मिनिमम 90 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही है। तो यहाँ पे आपने केस स्टडी में 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो अभी फिर आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप आता है। और ऐसे तो एग्जाम में हो ही नहीं सकता कि सिर्फ आप 2 क्वेश्चन, आपको आउट ऑफ 92 क्वेश्चन नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपको 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में आए ही नहीं। और वहां पे आप अगर सपोज वो सिर्फ अगर यही दे रहे हो, मतलब अपना एक वो मतलब ऐसे ही आंसर दे रहे हो, रैंडमली आंसर दे रहे हो, तो वो भी सही नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है। तो इसलिए हम हमेशा फोर्स कर रहे थे कि एटलीस्ट केस स्टडी पढ़ो। अगर आपने वीडियोस देखे हैं, अगर हमारे ये 12-13 केस स्टडी जो हमने पहले के 2 केस स्टडी जो हमारे वर्कबुक में रहते थे उसके सामने जो 12-13 केस स्टडीज हमने रेडी की थी और वो हमने की थी वीडियो के फॉर्म में, एटलीस्ट हो सकते हैं कि 5-6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो।
तो वो चेंज जो है माइंड का, माइंडसेट जो है वो स्टूडेंट्स का चेंज होने लगा. इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल 8 क्वेश्चंस on option and just skipping them altogether, right now students are at least attempting 6 to 7 questions. अभी it's not affordable. 20 क्वेश्चन, अगर 20 मार्क्स का अगर केस स्टडी है तो इट इज नॉट अफोर्डेबल, राइट? तो अभी आपने ये जो 20 मार्क्स की केस, क्योंकि देखिए मैं केस स्टडीज के ऊपर वापस ही क्यों आ रही हूँ, क्योंकि केस स्टडी इज द, मतलब वो बोलते हैं ना कि ये दुख है एग्जाम में. बड़ा दुख क्या है कि केस स्टडी, और दुख क्यों हो गया है, क्योंकि केस स्टडी के नंबर्स ही, मतलब मार्क्स ही बढ़ा दिए हैं. तो अभी वापस यही वापस क्वेश्चन आता है आपको कि केस स्टडीज के क्वेश्चन आपने आउट ऑफ 20 कितने अटेम्प्ट किए? मैम यही क्वेश्चन मुझे एग्जाम के पहले था कि मैं कैसे करूँ केस स्टडी के बारे में. तब कोर्स तो कर लिया, बाद में मैंने आपसे एक बार फोन पे बात की थी. और सबसे अच्छा पार्ट मुझे क्या लगा कि आप बस ऑनलाइन कोर्स देके, ऐसा नहीं है कि जब भी स्टूडेंट को लगे कि जरूरत है तो मतलब एक दो बार मैंने कॉल किया और उस टाइम पे आपने बहुत अच्छा मुझे मतलब टाइम भी दिया था. तो यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इसको कैसे करना है. तो आपने बताया था कि 20 में से ऐसा नहीं होगा कि सभी केस स्टडी के क्वेश्चन जो है वो टफ आएंगे. उसके से मैम वही हुआ कि 20 में से 8 से 10 क्वेश्चन थे. अगर आपने केस स्टडी समझ ली, मान लीजिए कि टेक्निकल की केस स्टडी है, वहां पे तो कोई न्यूमेरिकल केस स्टडी में था नहीं, मुझे गारंटी कि वहां पे 5 के 5 क्वेश्चन मेरे सही आए होंगे. अच्छा. हाँ, और बाकी केस में क्या किया मैंने, जो आपने मुझे बताया था वही मैंने फॉलो किया कि एटलीस्ट केस स्टडी को समझो, और समझने के बाद उसमें से मतलब 50% तो आप सॉल्व कर पाओगे अगर केस स्टडी समझ में आ गई तो वही मैंने फॉलो किया. तो मुझे इतना टफ नहीं लगा. वही मैंने मतलब 100% आएगा नहीं ये मुझे भी पता था, बट मैंने केस स्टडी देखने के बाद मैंने निकाला टेक्निकल वाला कौन सा है जो जहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ. तो वो 5 क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किए. उसके बाद भी मैंने चैप्टर 10 वाली केस स्टडी, मतलब जो मैंने चैप्टर अच्छा किया था वो सिलेक्ट किया, वो केस स्टडी. तो वैल्यूएशन पे था तो वो पहले कर दिया. फिर इनकम स्टेटमेंट और मतलब बैलेंस शीट उस पे जो थे वो मैंने लास्ट में किए. तो मेरा प्रिपरेशन किसका अच्छा है, कौन से चैप्टर का, उस तरह से मैंने केस स्टडी को मतलब किया है. सारे नहीं किए हैं लेकिन अटेम्प्ट किया है. अभी तो वैसे भी स्किप करने में कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर देना ही है, आपको केस स्टडी पढ़नी ही है, आपको देखनी ही है. अभी यहाँ पे कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अगर हमारी स्ट्रेटेजी जो एग्जाम देने की है, मतलब एग्जाम देने के टाइम पे अगर 92 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही है, तो केस स्टडी छोड़ने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं आ रहा है. लेकिन और आपने पीडीएफ में जो केस स्टडी डाले थे टेक्निकल एनालिसिस स्पेशली, तो मतलब बहुत सारी केस स्टडी आपने 8-10 दिन में प्रिपेयर करके दी थी, वो मैंने सब देख ली थी. अच्छा. टेक्निकल में भी आइडिया लिया था कि क्या मतलब किस तरह के केस स्टडी आ सकती. अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जो अभी कमोडिटीज का चैप्टर ऐड हुआ है और टेक्निकल का ऐड हुआ है, हमने कुछ पीडीएफ मतलब हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपलोड किए हुए हैं, तो आपने वो वाले भी पढ़ लिए थे? यस मैम. तो उसमें से क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं कि वो आपको हेल्पफुल हो गए हैं? क्योंकि राइट नाउ हमने जो मतलब स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे हैं वो लोग वही बोल रहे हैं कि एक तो उनको स्टडी मटेरियल मिल नहीं रहा है. तो जो स्टडी मटेरियल हमने अभी अपलोड किया हुआ है, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, क्या वो आपको लगता है हेल्पफुल है? मैम आपने जो पीडीएफ दी है ना, मैं तो कहता हूँ कि उतना ही करके आप एग्जाम को जाइए. क्योंकि उसमें टेक्निकल में स्पेशली और कमोडिटीज में मैंने देखा है कि जो जो स्लाइड में जिस तरह से आपने बनाई ना, क्वेश्चन उसी में आएंगे. तो कंफ्यूजन भी कम होगा और क्वेश्चन उसी में आएंगे. तो आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं. वो सिलेक्टेड मटेरियल जो आपने दिया है वही करके जाएंगे तो मतलब उसमें क्वेश्चंस भी हमने कुछ स्ट्रक्चर किए हुए हैं. ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस हमने स्ट्रक्चर किए हुए हैं जो हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं. लेकिन उतना भी करके जाएंगे तो आपको लगता है कि एटलीस्ट टेक्निकल कमोडिटीज वाला जो कंसेप्ट मतलब पार्ट है वो कवर हो जाएगा. वीडियोस भी हमने अपलोड किए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट है जो हमारे स्टूडेंट है और जिनको लग रहा है कि ठीक है हमें ये समझ में आ जाएगा, शायद वो लोग वीडियो नहीं भी देखे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हर एक के पास कि पहले के कॉन्सेप्ट के भी वीडियो देखे और फिर न्यूमेरिकल्स के भी वीडियो देखे और उसके बाद फिर टेक्निकल के भी वीडियोस देखे. तो एटलीस्ट पीडीएफ आपको लगता है कि सफिशिएंट है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल
पीडीएफ करके आप कर सकते हो, और वीडियो भी देख। वन लाइनर्स भी है, एग्जाम इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी है ही आपके लिए। हाँ, यस 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 मैम, वन लाइनर है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, टेक्निकल अगर किसी को आता भी है ना, मतलब मैं 3 साल से टेक्निकल पढ़ा रहा हूँ, हम्म, ठीक है। जब भी आप और मुझे लगा था कि हाँ ये तो हो जाएगा अपना, बट जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट वहां पे प्रैक्टिस किया ना, हम्म, तो फिर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट तो क्लियर है, और हम्म, उसके किस तरह से प्रैक्टिस चाहिए कि आपको राइट आंसर को टिक करे। तो आपको वीडियोस भी देखने चाहिए, और पीडीएफ है उसको तो पूरा करना चाहिए, और मॉक टेस्ट जो है उसको बार बार अटेम्प्ट करना चाहिए। तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो अभी ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि ये एग्जाम कौन से कैटेगरी में आप डालोगे? इजी, मॉडरेटली इजी एंड डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट एग्जाम है ये, या मतलब एकदम टफ एग्जाम है? कैटेगरी क्या आपका? एकदम टफ ही है, एकदम टफ है। आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, और ज्यादातर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, तो हाँ, कंसेप्ट क्लियर किए बिना ये नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम किसको आ रहा है, जो एनालिस्ट है, दे आर डे इन डे आउट जो है वो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। कंप्लायंस के लोगों को भी चैप्टर नंबर 14 जो अपना रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वाला जो चैप्टर है वो भी कहीं जाके इजी लग सकता है। बाकी भी कॉन्सेप्ट कंप्लायंस वाले थोड़े बहुत जान लेते हैं। लेकिन जो सेल्स की टीम है, जो सिक्योरिटी हाउसेज में, ब्रोकिंग कंपनीज वगैरह में जो है वो सेल्स की टीम है, जो क्लाइंट इंटरेक्शन में इन्वॉल्व है, उनके लिए ये एग्जाम जो है वो थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट है, ये डिफिकल्ट पार्ट है। तो उनके लिए आप एक बहुत सिंप्लीफाइड अगर कोई एक तरीका बता सकते हैं कि ऐसे कीजिए, इतना कीजिए, तो आपके एग्जाम निकलने के चांसेस है। मैं अभी कभी भी नहीं बोलती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, ये कोई गारंटी वाला सीन तो है नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाएगा, नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक श्योर शॉट आपके हिसाब से कोई मेथड हो सकता है जो वो एम्प्लॉय कर सकते हैं टू क्लियर द एग्जाम एज अर्ली एज पॉसिबल। मैडम, मुझे लगता है कि अगर कोई ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा है, हम्म, तो देखिए, एग्जाम क्लियर करना, बस आपको सर्टिफिकेट लेना, ठीक है। इससे अच्छा है कि ये जो पूरा सिलेबस जो है ना, वो आप मतलब अब जो भी काम करें, डे टू डे काम में वो काम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बस एग्जाम कर लिया। तो अगर आपने थोड़ा सा टाइम देके उसको सब पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर किए, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो आगे जाके काम मिल आने वाला। जाएगी। मैंने यस। जब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम दिया था, तो मैंने खुद पढ़ाई की थी, और खुद मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी मैंने क्लियर किया था। पर उसके बाद जब मैं एक्चुअल मैंने काम स्टार्ट किया, तब वही चीजें जाके मुझे पढ़नी पड़ी, क्योंकि इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं था। और मैंने कोर्स इसलिए लिया था क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोफेशनल काम अभी आप कर रहे हो और अच्छे से कर रहे हो, तो एक मेंटर होना जरूरी है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे इस फील्ड का आइडिया नहीं है, बट इस फील्ड पे कोई होगा जिसके पास वो एक्सपर्टी है। तो आप उसके साथ मतलब करेंगे, तो एक डायरेक्शन मिलेगा, आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपका डायरेक्शन सही रहेगा, आप कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो आप अगर इस फील्ड में हैं, तो थोड़ा सा मतलब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्योंकि ये आपके काम आने वाला ही है आगे एक जाके। बर्डन के हिसाब से मत लीजिए एग्जाम को। हाँ, मतलब उसको इजी वे से करना अच्छा रहेगा, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, तो अगर आपको इस काम में करते, तो अरे हाँ, ये तो हम हर रोज मतलब ये काम करते ही, ये फीलिंग भी आपको आ जाएगी।